हम पुष्पेने इससे नहीं जानते, दुनिया पहले ये जानती है कि ये भारत से आया है। और भारत क्या है? हम लोग, हो सकता है सेंस ऑफ इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स हो, एहसास से कमतरी हो हमारे अंदर, थोड़ा सा हम अपने कपड़ों के कारण, अपने जूतों के कारण, अपनी घड़ी के कारण कि हम बहुत पुरानी सी घड़ी पहने हैं, इसमें से हो सकता है अपनी बात को आसानी से न रखें। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि भारत 1947 में पैदा नहीं हुआ है। हां, कुछ ऐसी गलतियां हुई हैं, ऐसे झूठे फरेब हुए हैं जिसे बोलने से हम सब लोगों की एक समस्या ये हो गई है कि जब कुछ बोलना होता है तो ये डरते हैं कि बहुत बड़े आदमी के बारे में बोल रहे हैं, कहीं उनके बारे में बोलने से समाज नाराज ना हो जाए। दुनिया का बड़े से बड़ा आदमी हो, अगर उसने झूठ बोला है तो उस झूठ का पर्दाफाश चौराहे पर होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि कोई एक साधारण सा आदमी झूठ बोले तो उसको पूरा समाज घेर ले, लेकिन एक बहुत बड़े पद पे बैठा हुआ समाज ने उसे इतना सम्मानित बना लिया है कि उसने झूठ भी बोला, चोरी भी की, लेकिन हम उसे कहें कि नहीं, यही हमारा राष्ट्रपिता है। मैं इसके खिलाफ, मैं पूरे सम्मान के साथ कह रहा हूं, हमारे संस्कारों में अगर रिक्शा चलाने वाला भी मुझसे उम्र में बड़ा है तो मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं उससे बदतमीजी से बात करूं, उसके सम्मान में कुछ छोटी बातें करूं। हमको यही सिखाया गया है कि अगर किसी बड़े ने कोई बड़ा झूठ बोला है, पूरे सम्मान के साथ 3 बार पहले, 3 बार आखिर में जी जी लगाने के बाद, पूरी ताकत के साथ, तथ्यों के साथ, फैक्ट के साथ उसके बारे में बोलना चाहिए। हम कभी कभी अपनी बात कहने से भाषा की मर्यादा को खो देते हैं, उससे आपके शब्दों की ताकत कमजोर हो जाती है। ये नाम लिख लें आज के बच्चे और बहुत सारे बुजुर्ग बैठे हों। एक हमारे देश में बहुत बड़े ब्राह्मण, बहुत ज्ञानी ब्राह्मण, उनका नाम बहुत कम आता है। उनका नाम था पंडित लक्ष्माचार्य। किसी ने सुना है? नहीं सुना? नहीं, आज के बच्चों तो नहीं सुना होगा, आप में से किसी ने सुना? ये पंडित लक्ष्माचार्य कौन थे? ये पंडित लक्ष्माचार्य वो थे जिन्होंने वो भजन लिखा जिसको हम नहीं गाते, लेकिन 1947 में बिना हमसे पूछे किस संसद में, किस सभा में, कौन से आपने जनमत के तहत किसी को भारत का राष्ट्रपिता बनाया। वो एक भजन गाते थे पंडित लक्ष्माचार्य। उस भवन का नाम था रघुपति राघव राघव राम पतित को पावन सीता, और उनका पूरा भजन अवेलेबल है। और इस युद्ध में, जो इस समय युद्ध हो रहा है, ये बौद्धिक युद्ध है। आपको कोई सड़क पे रोक करके ये ना कहे कि आपकी जानकारी अधूरी है। मेरे इस सफर का एक ही लक्ष्य है। पंडित लक्ष्माचार्य जी ने रघुपति राव का जो भजन लिखा था, उस भजन को इस देश के राष्ट्रपिता ने अपना भजन गाया, और उन सुविधाओं के अनुसार जो ओरिजिनल भजन है उसमें वो लाइन नहीं है जो राष्ट्रपिता ने उसमें जोड़ी, जिसमें लिखा है ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको संपत्ति दे भगवान। ये लाइन नहीं थी, ये लाइन उन्होंने जोड़ी, इसलिए राष्ट्रपिता ने जघन्य अपराध किया है। उनका सम्मान है, उनकी शान में गुस्ताखी नहीं है। या तो उस वक्त के चाटुकारों ने ये उनको लिख के दे दिया और ये भजन आज भी गाया जाता है। जिसने सब कुछ हमें दिया, इस संस्कृति ने सब कुछ हमें दिया, जब उसकी जय जयकार करते हैं और जब भारत माता की जय कहते हैं, तो भारत माता का पिता कोई कैसे हो सकता है? पुत्र ही हो सकता है। तो ये सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है। लोग पूछते हैं कि पिताजी हैं तो फिर कोई पत्नी भी होगी। ये पत्नी का पता नहीं है। इसलिए 1947 जो हर साल देश में
कोई ना कोई नेता आपके इलाके में पहुंचता है और 15 अगस्त को लंबे लंबे भाषण होते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमें बताया गया और हम इसलिए कंफ्यूज रहे और आप नहीं हो सकते क्योंकि उस वक्त हमारे पास जो इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने के सोर्स थे वो बिल्कुल भी नहीं थे। इसलिए मानते थे कि किसी ने कह दिया है तो सच ही कहा होगा, कोई झूठ क्यों बोलेगा। लेकिन जैसे जैसे ये क्रांति हुई, जैसे जैसे आज चीजें अवेलेबल हैं, आज आप बैठे पूरी दुनिया के अंदर जो सार्वजनिक कागज हो चुके हैं वो सेकंडों में आप ले सकते हैं, बिना कॉस्ट के ले सकते हैं। इस सफर में जब बोलना शुरू किया तो एक ही लक्ष्य रखा कि जब तक दुनिया के किसी भी कोने से, किसी भी आर्काइव से, किसी भी लाइब्रेरी से ओरिजिनल कागज नहीं मिल जाएगा तब तक उसके बारे में नहीं बोलेंगे। और जब कागज मिला तो 10 साल से हर मन से कहता हूं, भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ है, इस देश का सबसे बड़ा झूठ है। कोई बताना नहीं चाहता। क्या उनके स्वार्थ मैं नहीं जानता, मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता, लेकिन जिस दिन से मुझे पता चला है उस दिन से मैं यही चाहता। और कमाल के लोग हैं हम लोग, हर बात को बड़ी बारीकी से देखने वाला समाज है, छोटी छोटी बात पर घंटों बहस कर सकता है। लेकिन जो डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, जो ब्रिटिश आर्काइव से हमने निकलवाया है, हमने क्लेमेंट एटली जो उस वक्त के प्रधानमंत्री थे ग्रेट ब्रिटेन के, उनकी कैबिनेट मीटिंग से वो कागज निकलवाया है, उस पे भी नहीं लिखा हुआ। लेकिन जो लिखा हुआ है उसको छुपाया गया, क्योंकि अगर उसको सच बोल देंगे तो फिर तो पूरा आंदोलन ही समाप्त हो जाएगा। 15 अगस्त 1946 को ग्रेट ब्रिटेन की पार्लियामेंट का डॉक्यूमेंट, ग्रेट ब्रिटेन की आर्काइव का डॉक्यूमेंट, उस आर्काइव का जो यहां 3 मूर्ति थी जहां चचा लगातार रहे 27-30 साल तक, उसमें भी रखा हुआ डॉक्यूमेंट हमारे पास आया नहीं। और जब आया तो 15 अगस्त 1947 के डॉक्यूमेंट में लिखा है, इट इज अ ट्रांसफर ऑफ पावर नॉट द इंडिपेंडेंस। ट्रांसफर ऑफ पावर इज नॉट इक्विवेलेंट टू इंडिपेंडेंस। लेकिन ये झूठ चल रहा है। अब बोलते हैं तो कोई हमसे सवाल नहीं पूछता है, हम बिना कागज के बात ही नहीं करते हैं। और उसकी एक जिंदा मिसाल बताते हैं, कैसे कुछ चीजों को छुपा दिया गया और कैसे कुछ चीजों का खूब ढिंढोरा पीटा गया। 1946 में 6 घटनाएं ऐसी हैं जिसको इतिहास के पन्नों में अलग अलग करके कहीं कहीं दिखाया है। अगर आप उनको एक साथ जोड़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि झूठ नहीं, झूठ का बवंडर है। आज तो यह हो गया है कि कोई इलेक्शन में काउंटिंग होती है और किसी को यह लगता है कि भाई इसमें कुछ गड़बड़ होगी तो रीकाउंटिंग का आदेश है। लेकिन हम उस लोकतंत्र से पैदा हुए हैं जो 47 में था। इसलिए जब आपके पूर्वजों के बारे में उन युवा बच्चों से दुनिया सवाल करेगी तो कम से कम घबराना नहीं, तथ्यों पे देना, कहना कि हाँ हमारे बुजुर्गों ने कुछ गलतियां की, कुछ कागज छुपाए, लेकिन हम सच्चाई जानते हैं। इसलिए आपको मुंह छुपाने की जरूरत नहीं है, पूरे खुल के बोलिए। आज तो रिकाउंटिंग होकर के कहा जाता है कि दोबारा रिकाउंटिंग करिए, इसके अंदर तो ये हो गया, हो जाती है। आज तो कहा जाता है कि साहब ईवीएम हैक कर ली, कुछ लोग ईवीएम पे चुनाव नहीं चाहते थे, अब कुछ सीटें मिल गई तो कहेंगे ईवीएम अच्छी है। ईवीएम इनके मन से कहे कि हम आलू से सोना बनाने वाले को जिताएंगे तो ईवीएम अच्छी है। और भारत की 500 साल के इतिहास की पुनर्स्थापना करके अयोध्या में मंदिर बनाने वाला जीतेगा तो ईवीएम खराब है। ये बीमारी है। इसलिए इस देश की जड़ में, जैसे कहते हैं ना कि पुरानी कहावत है कि किसी अच्छे पेड़ की जड़ में मठा डाल दीजिए, ये पुराने जमाने में कहते थे, तो जड़ उसकी समाप्त हो जाती है। हमारी तथाकथित आजादी में इतने झूठ बोले गए हैं कि जैसे शुरू में ही जड़ में मठा डाल दिया गया। आज आप कहते हैं ईवीएम हैक कर ली, अक्सर आता है
ईवीएम हैक कर ली गई है साहब, ये ऐसा हो जाएगा, बहुत सारे सवाल थे। इस देश में आजादी से पहले ही ईवीएम हैक हो गई थी। अब आप कहेंगे ईवीएम नहीं थी, लेकिन ईवीएम कैसे हैक हुई वो बताना चाहता हूं। 1946 में मौलाना अबुल कलाम आजाद देश के सबसे पढ़े लिखे, इतनी डिग्रियां थी कि तराजू कम पढ़ रही थी। न किसी स्कूल गए, न कॉलेज गए, न किसी केजी में पढ़े, न किसी मदरसे में पढ़े। 1888 में सऊदी अरब में पैदा हुए, मक्का में पैदा हुए, भारत आए और इस देश को, आचार्य चाणक्य के देश को, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के देश को, देश में कोई पढ़ा लिखा शिक्षा मंत्री नहीं मिला। 1947 से लेकर के 1958 तक वो देश के शिक्षा मंत्री रहे। पढ़ आप सोचें कि 1946 में मार्च में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, क्योंकि कैबिनेट मिशन जब प्लान आया था तो उन्होंने साफ कर दिया था कि हम सत्ता का हस्तांतरण कांग्रेस को करेंगे और कांग्रेस में भी सिर्फ नेहरू को पावर देंगे। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपना इस्तीफा दे दिया और नए अध्यक्ष का चुनाव होना था। ये इसलिए आपको बताता हूं ताकि आप जब समग्रता में किसी के सामने बात करें तो आपका एक एक तथ्य 24 कैरेट का होना चाहिए, कहीं उलझन दाएं बाएं नहीं। तो आप ताज्जुब करोगे, आज राष्ट्रवादी और नॉन राष्ट्रवादी की बात हो रही है। राष्ट्रवादी होने के लिए किसी पार्टी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। ऐसे लोग थे, वो अपने तथ्यों पे कह रहा हूं, आप उसको आज के संदर्भ में मत लीजिए, मैं कुछ और कहना चाहता हूं। ताज्जुब करिए कि 1946 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव होना था, तो कांग्रेस पार्टी की जो 15 प्रांतीय असेंबलियों में पार्टी के जो ऑफिस थे, जब उनसे